हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धि इंटेलिजेंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सीधा सा टॉपिक है। इस टॉपिक में मैंने अब तक आप लोगों को बुद्धि का कॉन्सेप्ट संपरते पढ़ा दिया। संपरते पढ़ने के बाद हमने बुद्धि के प्रकारों की चर्चा की और उसके बाद बुद्धि की विशेषताएं, और विशेषताओं के बाद हमने कल बुद्धि के अ, जितने भी सिद्धांत थे, स्पेशली कार्य के सिद्धांतों की चर्चा मैंने कंप्लीट आप लोगों के साथ कर ली थी। कार्य के सिद्धांतों के बाद एक छोटा सा बिंदु बचता, उसके बाद मैं मापन की ओर लेके चलूंगा आपको। देखिए, कार्य के सिद्धांतों में हमने फैक्टर्स थ्योरी की बात की और एक छोटा सा पार्ट बचता है, यहां पे याद रखिएगा, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। ठीक है, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत वो होते हैं जिसमें संज्ञानात्मक कारकों की चर्चा की गई है। किसकी बात की गई है? संज्ञानात्मक कारकों को जहां महत्वपूर्ण माना गया है, वो सब किस में आते हैं? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों में। तो यहां दो चार नाम आपको याद रखने की, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कौन से हैं जो मानसिक क्रियाओं पे बल देते हैं, वो प्रक्रिया प्रधान है। स्पेशली इसमें पियाजे आता है। तो पियाजे का हमने पहले ही पढ़ लिया बाल विकास में, अधिगम की अवस्थाएं वगैरह, पूरा संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, तो ये हमने विकास में कंप्लीटली पढ़ लिया था। फिर दूसरा आता है जेनसन, जिसकी मैं भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तीसरा आता है आपका स्टर्नबर्ग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चौथा आता है जेपी दास। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों की बात की है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सरसरी तौर पे एक इमेज उभर जानी चाहिए। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जो मानसिक क्रियाओं को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, संज्ञानात्मक कारकों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। अब इसमें जीन पियाजे ऑलरेडी हम विकास टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। मैं यहां सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं जेनसन की। जेनसन पे वैसे कोई प्रश्न नहीं आया एग्जाम में, लेकिन आपको लगता है कि गुरुजी टाइम है और हम पढ़ सकते हैं, तो देख लेना। जेनसन कौन था जिसने एक सिद्धांत दिया था, द्विस्तर सिद्धांत। इसने कहा दो स्तर होते हैं, एक होता है साहचर्य स्तर और एक होता है संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, बस नाम देखो तो देख लेना, कोई महत्वपूर्ण नहीं। ये कहता है बुद्धि में 80% योगदान जो होता है ना, वो किसका होता है? वंशानुक्रम का होता है। किसने कहा था? जेनसन ने कहा था। लिखो तो लिख लेना। जेनसन ने सिद्धांत दिया है द्विस्तर सिद्धांत। ये प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों में आते हैं। दो स्तर बताए हैं, पहला साहचर्य स्तर, दूसरा संज्ञानात्मक स्तर। ये कहते हैं कि बुद्धि में 80% योगदान किसका होता है? वंशानुक्रम का होता है। किसका होता है? वंशानुक्रम। सर जीके में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं आता। रितु जी हो जाएगा, टेंशन नहीं लें। एक तो तनाव मत लिया करो, आप छोटी चीजों को लेकर परेशान जल्दी हो जाते हो। आप जितना इजी वे में पढ़ा जाता है ना, उतना पढ़ने का प्रयास करें, है ना। आप ये मत कोशिश करेंगे मैं सब कुछ कवर कर लूंगी, सब टॉपिक हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिए आप। आपसे क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, और वो कितना इजी वे में हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, घुटन में मत रहा करो, इंटरेक्शन किया करो। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए, एक मेंटर जरूर होना चाहिए, जो हमेशा आप लोगों को एक संबल प्रदान करे। मैं कोशिश करता हूं, बट सबके लाइफ में ऐसा सब पॉसिबल नहीं है। जब भी आपको लगे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो उस इंसान से बात करें। बहुत जरूरी होता है, याद रखना। लाइफ में एक दोस्त हो सकता है, लाइफ में एक अच्छा टीचर हमारी लाइफ में हो सकता है, लाइफ में हमारा कोई रिलेटिव ऐसा हो सकता है, जो जब भी हमें लगे ना कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, तब उस इंसान से बात करें। लेकिन वो इंसान बहुत पॉजिटिव होना चाहिए तुम्हारे लिए। उसके लिए, उसके मन में तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स होनी चाहिए। तो वहां जब आप उस व्यक्ति से जुड़ेंगे, वो धीरे धीरे पॉजिटिव वाइब्रेट होने लग जाओगे। तो ऐसे इंसान आजकल मिलते नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम ये है। पर कोई नहीं है लाइफ में साक्षी जी, बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें। तो मैं आ जाऊं क्या तुम्हारी सबके लाइफ में? आज साइकोलॉजी में 11 नंबर आए। 11 नंबर आए, 11 नंबर है। पर कल साइकोलॉजी के टेस्ट में 11 से 11 नंबर आए हैं, फिर भी लगता है कुछ याद नहीं है। रचना जी 11 से 11 आए हैं, बहुत बेटर है। मतलब जो कल वाला पेपर था ना, ये मान लीजिए कि मैंने 10 से 15 प्रश्नों को, 20 प्रश्नों को मिला के बनाया था। तो यदि कल वाले ग्रेड थर्ड का जो अपना टेस्ट था, अगली बार टेस्ट में संख्या और बढ़ाएंगे अपन। ये वैसे तो मैंने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तो 10 ही प्रश्न आने हैं 20 नंबर का, बट फिर भी अपन अगले टेस्ट में 20% देंगे। तो यदि आप इन टेस्टों में बढ़िया कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल दे रहा हूँ मैं। साइकोलॉजी का टेस्ट मनोज जी आप अपने कोर्स में देखिए, सबके डाला हुआ है, आपको मिल नहीं रहा।
ढूंढिए उसको। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें नहीं डाला है, सबके डाला हुआ है, आपको मिल नहीं रहा है, बस आपके समझ नहीं पा रहे हो। ओके, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विस्तर मैंने बताया, जेनसन ने क्या कहा है, बुद्धि में 80% योगदान वंशानुक्रम का होता है। दो स्तर बताएं, साचर्य और संज्ञानात्मक स्तर। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए, ये पहला व्यक्ति हो गया जेनसन, 80% योगदान कहा था। इसने कहा था बुद्धि बिजली के समान है, ठीक है ना। बुद्धि क्या है, बिजली के समान है, जिसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजी का ज्योति जी ढूंढिए आप, अवन एजुकेशन ऐप की जो हेल्पलाइन नंबर है ना, बच्चा बता देगा आपको कहाँ पे है, बाकी आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। फिर अगला देखो, जेनसन हो गया। दूसरा सिद्धांत है स्टर्नबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्नबर्ग वाला सिद्धांत बहुत बार एग्जाम में आया है। इन्होंने सिद्धांत दिया था त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है ना, ट्राई आर्चिक। ये सिद्धांत चापीय सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, त्रिचापी। इसको सूचना संसाधन सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है? ये 1985 में इन्होंने दिया था। इनकी किताब का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। किताब एग्जाम में आई नहीं है, बट फिर भी आप याद रखो, बियॉन्ड आईक्यू ये किताब का नाम था इनका। इस किताब में तो ये तीनों नाम एग्जाम में आए हैं, बहुत प्रश्न आए हैं सिद्धांत के ऊपर। यदि पर्टिकुलरली प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत में एक ही सिद्धांत देखना हो तो आप इसको देखना, त्रितंत्र, ट्राइआर्चिक, त्रिचापी सूचना संसाधन सिद्धांत। 1985 में दिया था, इनका किताब का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। ये सिद्धांत त्रितंत्र है। इन्होंने कहा कि बुद्धि के 3 तत्व हैं, ठीक है। कौन कौन से? घटक बुद्धि, जिसको आप विश्लेषण बुद्धि भी कह सकते हैं, एनालिटिकल, कंपाउंडियल। दूसरी बुद्धि इन्होंने बताई थी अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। इनके नाम याद रखना आप, ठीक है ना, अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरा व्यवहारिक या संदर्भ, रेफरेंस, कॉन्टेक्चुअल या व्यवहारिक बुद्धि। ये इन्होंने बुद्धि के 3 तत्व बताए। तीनों के नाम याद रख के जाना। पहले इन्होंने घटक या विश्लेषण बुद्धि। घटक या विश्लेषण बुद्धि का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके सामने जो भी समस्या आई ना, जो समस्या आई, उस समस्या के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। तो घटक या विश्लेषण बुद्धि का कार्य क्या है कि जीवन में जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उस समस्या को आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हो। इसको अपन बोलते हैं घटक या विश्लेषण बुद्धि। दूसरी बुद्धि मैंने बताई अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि का मतलब क्या है? पूर्व अनुभव के आधार पर। अनुभवी सृजनात्मक बुद्धि का मतलब क्या है? पूर्व अनुभव के आधार पर। जब मेरे सामने कोई समस्या आई तो पूर्व अनुभव के आधार पे मैंने उस समस्या का समाधान कर लिया या नवीन विचार खोज लिया। इसको अपन बोलेंगे अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। तो पूर्व अनुभव के आधार पे समस्या का समाधान करना अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। तीसरी है संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। इसका मतलब है दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढना पर्यावरण के संदर्भ में, ठीक है। दैनिक जीवन में थारा जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जय मान लो थारा प्रॉब्लम आ रही है, समस्याओं का समाधान, समाधान पर्यावरण के संदर्भ में। जैसे समस्या आ रही है, गुरुजी ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, सर मेरे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, ग्रेड फर्स्ट में तो मैं रहेगी, ग्रेड सेकंड में भी लग रहा है ऐसा ही होगा, और ग्रेड थर्ड में तो हमें यही दिख रहा है। सर ऐसा पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि कोई साथ नहीं होता, सब दुनिया बड़ी बेकार है, स्वार्थी है, यूज करने वाली है। ऐसे सी बहुत सारे विचार हमारे जहन में आते रहते हैं। अब एक विद्या संबल जो आई ना, इसने लोगों की जिंदगी को बर्बादी की ओर धकेल दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया है। बच्चा सोच रहा है कि मैं नहीं करूं, घर वाले पापा कह रहे हैं बेटा कर ले, नौकरी स्थायी हो जाएगी, देख लीजिए, नहीं करेगी तो फॉर्म नहीं भरेगी तो आ लड़कियां की हालत ऐ की हो रही है, न तो घर की ना घाट की बिचारी, ठीक है। आपकी देर सिंह सर करेंगे आ चीज ऐ करो, पापा जी जूतो लेगी लेर पड़ रहे हैं, ससुरो बह लेर पड़ रहे हैं, और जो आदमी 2 साल बाद में ब्याह होने वाला वो भी कह रहे हो कि आप कर ले कैसे तुम लाग रही है, और होगी नहीं होगी, विद्या संबल में गिरो परमानेंट कर देगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। गुरुजी मेरी रूममेट मैंने यहाँ बोल दी, बताओ। गुरुजी मेरी रूममेट मेरे लिए आप बोल दी, बताओ। ऐसी हजारों, गुरुजी मेरी रूममेट मेरे बारे में ये कह रही है, हजारों प्रॉब्लम्स।
मेरे बारे में ऐसा हो रहा है, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, सर क्या मैं ऐसा लगता हूँ या ऐसा लगती हूँ। ये हजारों प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना, इनका समाधान आपकी ये रेफरेंस बुद्धि करती है, ये व्यवहारिक बुद्धि करती है, याद रखना। क्योंकि दैनिक जीवन की ये प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा नहीं हो सकता ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आपको सामना भी करना है, फेस भी करना है। ठीक है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। हम एक चक्की के पार्ट की तरह पिसते हैं इस जिंदगी में, याद रखना। आप कितने भी बड़े बन जाओगे तो भी पिसना पड़ेगा। तो कभी ये मत माना करो कि पता नहीं किसी की लाइफ में तो बहुत स्मूथली चल रही होगी, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो संदर्भ बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि है, ये जितनी आप में स्ट्रोंग है, आप अपनी लाइफ में उतने ही खुश रहते हैं। यार हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, ठीक है। पापा ने कह दिया, फॉर्म भर दिया ना, फॉर्म नंबर जरूरी थोड़ी आएगा, भर दिया, पापा को खुश कर दिया, नंबर ही नहीं आया, लोग ऐसे स्कूल से भर दिया जहाँ ज्यादा नंबर मेरिट वाले बच्चे आ गए, टेंशन मिटी, दोनों को खुश कर दिया। एक टेंशन में आ गए, अब क्या करूं गुरुजी बताओ, मेरे पापा यहाँ बोल रहे हैं उनकी फॉर्म भरो और थे यहाँ करो कि डिस्टर्ब हो जाए जनार। टेंशन में आ गई, गुरुजी 2 दिन होगा मैंने पढ़ाई करा, मेरा आदमी मेरे लेर पड़ रहे हैं, वो करे फॉर्म भर थे करे होगी। बेटा तैयारी कर ले स्थायी नौकरी की। बावड़ी, बिन्ने भी राजी कर, मन भी राजी कर, अरे बीच को रास्तों अपना, फॉर्म लगा, कहीं की लग, प्रॉपर लोकेशन की जगह लगा, आदमी है कहते वाह, फिर नंबर नहीं आया, देख लो मैं तो लगाया था रकान के चक्कर में 2 दिन डिस्टर्ब और होगी। दिमाग तो लगाओ कौन, नहीं इतनी बोली हो रही होती, टेंशन में आगे रोवा लाग जाओ, आंसू बिखेर दो, शर्म को नहीं आता थोड़ी घनी। अमित जी आईसीटी का कोर्स हो गया है, सिर्फ 2 वीडियो लास्ट के बचे हुए हैं। 9 वीडियो डाल रखे हैं यार, अभी तो एग्जाम में टाइम है, क्यों टेंशन ले रहे हो। 9 वीडियो डाल दिए, 90-95% तो करवा दिया, सिर्फ 2 वीडियो बचे हुए हैं। पियाजी की अवस्था वाला वीडियो डाला हुआ है, आपको कैसे नहीं मिल रहा। राजेश जी का लोगों ने ब्लॉक कर दिया, बढ़िया बेटा, दिनमान तेरा सावड़े तन ब्लॉक कर दिया मान ले तो। दिनमान जगह का आवड़ ओमान ब्लॉक कौन करे, जगह का सावड़ ओमान ब्लॉक करे जाए मान ले। ब्लॉक करना मतलब वहां कहीं ना कहीं बहुत गजब का प्रेम है, उसी इंसान को ब्लॉक किया जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं भला चाहता है। ओके, समझ में आ गया। स्टर्नबर्ग त्रितंत्र, त्रिचापीय सूचना संसाधन घटक, विश्लेषण बुद्धि, समस्याओं का समाधान टुकड़ों में विभाजित करके करना, अनुभव पूर्व अनुभव के आधार पर करना, और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान पर्यावरण के संदर्भ में करना, ये संदर्भ बुद्धि। प्रक्रिया प्रधान में अंतिम सिद्धांत देखिएगा, बुद्धि का पास मॉडल। ठीक है, बुद्धि का पास मॉडल, ये स्पेशली किसने दिया था, जेपी दास ने दिया था। किसने दिया था, जेपी दास ने 1994 में। ठीक है, एक किरवी भी जो था वो इसका सहयोगी था, एक नागलीची भी था एक। ठीक है, बट ये जेपी दास याद रखना, 1994 में इन्होंने बुद्धि का पास मॉडल दिया। पी का मतलब होता है प्लान यानी योजना, 4 कारक इन्होंने बताए थे। ए का मतलब होता है अटेंशन यानी कि अवधान, अटेंशन यानी कि अवधान। एक एस का मतलब होता है सिमुल्टेनियस, सिमुल्टेनियस मतलब सहकालिक, सिमुल्टेनियस मतलब सहकालिक। और एक एस का मतलब होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है अनुक्रमिक। क्या होता है, अनुक्रमिक। 4 तत्व है, पी प्लान योजना, ए अटेंशन अवधान, एस सहकालिक सिमुल्टेनियस, और एक एस होता है अनुक्रमिक। ठीक है, सिक्वेंशियल। तो बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया है, जेपी दास ने दिया है 1994 में, याद रखना। जेपी दास, किरवी, नागलिची, ये स्पेशलिस्ट के समर्थक हैं। आप पूरे याद नहीं करो तो जेपी दास याद कर जाना, बहुत है, इनफ है। ठीक है, और इसके 4 कारक हैं, पी प्लानिंग योजना, दूसरा ए अटेंशन अवधान, एस सिमुल्टेनियस सहकालिक, ठीक है, साथ साथ, और अनुकर्मिक, कर्मिक रूप से। ये 4 कारक इसने बताए थे बुद्धि के पास मॉडल में। नीतू बेटा मिले को तुम टेस्ट ढूंढ तू, जिंदगी में ढूंढो तो आत को कोई चीज ने प्यार से ढूंढा करो, मिले को टेस्ट क्या मिले, और मिले था नहीं मिले। पियाजी का वीडियो डाला हुआ है सीता जी, आपको देखते हैं दोबारा, कहीं कोई लैप्स हो गया हो तो। जेपी दास याद रखना, निशा, वेरी गुड। समझ में आ गया, बुद्धि का पास मॉडल, जेपी दास, किरवी, नागलिची। पी योजना, अटेंशन, सिमुल्टेनियस, अनुक्रमिक। ठीक है,
ऑनलाइन कब आता हूँ बता, आ रहे हो तो हूँ पूछ ले। समीना समेजा तू कद मेरी छाती छोलन लागी, बता तन कद बत कत्ती बार तो बता दी, ये बता बता जरा कत्ता कत्ती बार तो तेरो नाम ले दियो। अत्ती बार जब मैं कोई लड़की को नाम ले दूं ना तो बाप की रात की नींद उठ जाए बेचारी की, कि धीर सिंह सर मेरे इतनी बहुत नाम ले दियो, धीर सिंह सर ने मेरा तो बहुत नाम ले दिया, मतलब भी नींद आनी बंद हो जाए रात में। सर ने मेरा नाम बोला है भगवान, इस लड़की का मैंने इतनी बार नाम लिया है, कब आते हो कब नहीं जाते हो, पर्सनल मैसेज करूं क्या, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, पास मॉडल याद रखना। अंतिम रूप से एक नाम याद रखना, CAVD। CAVD ये थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। नाम नाम देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्धि का CAVD सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, किसने दिया है? CAVD। CAVD को मतलब वो है कंप्लीट। सी का मतलब कंप्लीट यानी पूर्ति। ए को जरूरी को नहीं याद करना, सिर्फ नाम नाम देख लियो। ए को मतलब अर्थमेटिक, मतलब आंकिक, अंकगणितीय रे, अंकिक क्या को अंकगणितीय। वी का मतलब वोकेबुलरी, शब्दावली। और डी का मतलब डायरेक्शन एंड दिशा। इसने 4 कारक बताए थे। CAVD सिद्धांत, आप एग्जाम ओरिएंटेड ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग आपको इतना याद करना है। CAVD सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सी का मतलब कंप्लीट यानी पूर्ति। ए का मतलब अर्थमेटिक मतलब अंगणितीय। वी का मतलब वोकेबुलरी मतलब शब्दावली। डी का मतलब डायरेक्शन। ये 4 तत्व बताए थे इसने। क्या बताए थे? 4 तत्व है। ठीक है ना? ओके। रेनू दीक्षित करिए सर, मेरा भी नाम लो आज तो रेनू, नींद नहीं आओगी तरह मान ले तो, राजी हो जाएगी आज तो भयंकर की। और एक ही 2 लड़कियों के नाम लेते हो, हमारे लेते ही नहीं। शब्दावली, दिशा, अंगणितीय, पूर्ति। थॉर्नडाइक ने दिया था CAVD सिद्धांत। थर्ड ग्रेड वालों को टेस्ट मिला है, आप देखना दोबारा मिलेगा आपके कोर्स में, फोल्डर बना हुआ है टेस्ट का, उसमें जाके देखना मिल जाएगा। ठीक है, ये सिद्धांत सभी पूरे हो गए। क्या हो गए? सिद्धांत सब पूरे हो गए। अब अपन बात करेंगे बुद्धि के कारकीय और प्रक्रिया प्रधान। सभी सिद्धांत चर्चा कर ली मैंने। अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो चर्चा करने जा रहा हूँ मापन, बुद्धि का मापन, मेजरमेंट। ठीक है, ये अंतिम पार्ट है बुद्धि टॉपिक का। तो मापन में याद रखना कुछ चीजें आपको समझनी है। आप चाहे क्वेश्चन के रूप में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। जो मानसिक माप शब्द है ना, मानसिक माप, मानसिक माप, ये जो शब्द यूज किया था ना वो गाल्टन ने यूज किया था सबसे पहले। किसने यूज किया था? गाल्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। लिखना चाहो तो साथ साथ लिख लेना। ठीक है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग, मानसिक माप शब्द का प्रयोग किसने किया? गाल्टन। लिख लेना। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था केटल ने 1890 में। ठीक है, इसने 1885 में कर लिया था। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया है? केटल ने 1890 में। ये दोनों आप इग्नोर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता, ये महत्वपूर्ण है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता ये किसको मान जाता है? अल्फ्रेड बिनो बिने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सभी को देखना है। अल्फ्रेड बिने को 1905 में बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। ये प्रश्न अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट है ग्रेड 3 वाले बच्चों के लिए। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है, याद रखना। बुद्धि मापन का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। फ्रांस के पेरिस के रहने वाले थे। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया, आगे पढ़ाऊंगा मैं, याद रखना। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण जन्मदाता किसको माना जाता है? अल्फ्रेड बिने को। ठीक है, ऐसे एक शब्द आता है एमए, मानसिक आयु, मेंटल एज। ठीक है ना, मानसिक आयु। मानसिक आयु का संपर्त्य किसने दिया? आरपीएससी में केमिस्ट्री में आया था। तो मानसिक आयु का संपर्त्य भी किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1908 में, याद रखना। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने 1908 में। अब आप कह दो गुरुजी मानसिक आयु क्या होती है? मेंटल एज। मानसिक आयु का मतलब है, मान लो आपकी वास्तविक आयु 24 वर्ष है, लेकिन आप 35 साल की आयु की समस्याओं का समाधान कर लेते हो, तो आपकी मेंटल एज कितनी मानी जाएगी? 35 वर्ष। जिस स्तर की आयु की समस्याओं का समाधान कर लोगे वह आपकी मेंटल एज, मानसिक आयु मानी जाती है। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1908 में। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने 1905। ठीक है, ऐसे ही आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग, आईक्यू का प्रयोग करने वाला या सुझाव देने वाला
पहला आदमी पूछे ना, प्रथम व्यक्ति, आईक्यू का प्रयोग करने वाला, सुझाव देने वाला प्रथम व्यक्ति, तो आपको उत्तर करना है विलियम स्टर्न। क्या करना है? विलियम स्टर्न करना है। 1912 में इसने आईक्यू का सूत्र दिया था, ma/ca, केवल इतना ही दिया था इसने, ठीक है। तो आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या आईक्यू का सर्वप्रथम सुझाव देने वाला, बुद्धि लब्धि पे सर्वप्रथम विचार करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम स्टर्न करना है। क्या करना है? विलियम स्टर्न 1912। और इन्होंने जो फार्मूला दिया था ma/ca, यानी केवल इतना ही दिया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो सर्वप्रथम सुझाव या विचार विलियम स्टर्न ने दिया था, लेकिन इस आईक्यू के सूत्र को डेवलप किया वो किसने किया था? टर्मन। ये लिख लिया। मानसिक माप शब्द का प्रयोग गाल्टन, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल 1890, बुद्धि परीक्षण जन्मदाता अल्फ्रेड बिने 1905, मानसिक आयु का विचार अल्फ्रेड बिने 1908, आईक्यू का सबसे पहले सुझाव विचार किसने दिया? विलियम स्टर्न 1912, ma/c। आगे देखो, उसके बाद हमने बात कर रहे हैं हम बुद्धि लब्धि आईक्यू के सूत्र को विकसित किसने किया? आईक्यू के सूत्र को विकसित करने वाले कौन थे? तो ये थे टर्मन। जो वर्तमान सूत्र आप देख रहे हो ना, ये 1916 में टर्मन ने दिया था, ma/ca/100। ये जो फार्मूला है, ये किसका है? टर्मन का, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र ma/ca/100 किसने दिया था? टर्मन ने। ma का मतलब मानसिक आयु, ca का मतलब क्रोनिकल एज यानी वास्तविक आयु, गुणा 100। इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बालक की मानसिक आयु इतनी है, 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि याद करो। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए ma/ca/100 किसने दिया। आशु जी, सिलेबस पूरा हुआ है, अभी तो ये रिवीजन चल रहा है लाइव क्लासेस के माध्यम से। सिलेबस के पूरे साइकोलॉजी के जितने भी वीडियो हैं सब डाले हुए हैं मेरे रिकॉर्डेड में, देख सकते हो आप। तो सिलेबस कंप्लीट है, बस दोबारा लाइव के माध्यम से रिवीजन करवा रहा हूँ। ईक्यू की बात तो अपन बाद में करेंगे ना, ईक्यू तो डेनियल गोलमैन का कॉन्सेप्ट था, यहाँ ईक्यू की बात कर रहे हैं। ओके, एक सूत्र ऐसे आता है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, ये भी देख लेना, आया हुआ है। शैक्षिक लब्धि ज्ञात का सूत्र होता है EA/CA/100। EA का मतलब होता है शैक्षिक आयु, एजुकेशनल एज, ठीक है ना। EA का मतलब क्या होता है? शैक्षिक आयु। जैसे मान लो 6 साल को आप टाबर पहली क्लास में हो, शैक्षिक आयु है। क्रोनिकल एज गुणा 100। ऐसे ही उपलब्धि लब्धि याद करने का भी सूत्र होता है, ये भी लिख लेना। उपलब्धि लब्धि याद करना, इसमें EA/MA/100, यानी मानसिक आयु अजागो, याद रखना। उपलब्धि लब्धि याद करना सूत्र है EA/MA/100। शैक्षिक लब्धि याद करना सूत्र क्या है? EA/CA/100। ये बूझ ले तो समीना, कितनी बार पूछेगी बता, हाईलाइट तो हो रही है तुम भाई। सेकंड में संवेगात्मक बुद्धि पढ़नी है क्या? पढ़ लेना, हल्का सा देख लेना, मूल, नाम, प्रतिपादक और 3 प्रतिमान। 5 मिनट का टाइम लगेगा, संवेगात्मक बुद्धि में टाइम नहीं लगता है। उपलब्धि लब्धि का लिख लिया, EA/MA/100। शैक्षिक लब्धि EA/CA/100। शैक्षिक आयु, ई का मतलब शैक्षिक आयु होता है, MA का मतलब मेंटल एज होता है, C का मतलब क्रोनिकल एज होता है। टर्मन वाला लिख लिया। शैक्षिक लब्धि उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र। शैक्षिक परिदर्श से कराए बुद्धि आपके द्वारा ऑफलाइन वीडियो उपलब्ध है। शैक्षिक परिदर्श से करवा तो दिए, बस 3 वीडियो बचे हुए हैं, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो एक सर हैं डिप्टी डायरेक्टर, उनसे एक बार करवा लूँ। उसके बाद उनके समझ में नहीं आएंगे तो मैं करवा दूँ। वो अच्छा है, उनको बहुत नॉलेज है उन चीज़ों का, उनको डील करते हैं इसलिए। केस सीरीज नहीं चल रही क्या शिवानी? कोर्स में चल रही है, देखो वीडियो क्वालिटी कम करो। अंजना बोल किए करी है। ई मोटिव क्या है? मीनाक्षी, मोटिवेशन टॉपिक में चर्चा करेंगे, अभी आप क्यों बी मोटिव पे आए हुए हो? बता दूंगा बी मोटिवेशन। बी ओ डी मोटिवेशन मेशलो का है, बी ओ डी मोटिवेशन। जीके का सिलेबस हो जाएगा। हिस्ट्री का प्राचीन वाला पार्ट ही तो बचा हुआ, हिस्ट्री का इंडियन मॉडर्न पार्ट पूरा हो ही गया। प्राचीन में सभ्यताएं हो ही गई, सिर्फ वंश और प्रशासनिक व्यवस्था, 2 ही बिंदु तो बचे हुए हैं।
बाकी इससे कला संस्कृति का लगभग पार्ट हो जाएगा 7-8 तारीख तक। योजनाएं वाला भी 7-8 तारीख को शुरू हो जाएगा और नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा आपका कैसे भी करके। जो पर देख करवा दिया वो तो कर लो एक बार जीके में। ये हो गया। अब देखना ये तो कुछ चीजें थी जो बेसिक टर्म्स थे जो आपको याद रखना। ऐसे दो टर्म्स और मैं बता रहा हूँ। एक बेसल वर्स होता है, पिछली सेकंड में आ गया था। बेसल वर्स क्या है, बेसल वर्स क्या है, और एक शब्द आता है टर्मिनल वर्स क्या है। बेसल वर्स और टर्मिनल वर्स, इन दोनों को और देख लीजिएगा। बेसल वर्स क्या होता है? बेसल वर्स का मतलब होता है जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है। ठीक है, अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेना, लिख लेना। मान लो बेसल वर्ष का मतलब है जिस अधिकतम आयु स्तर को आप हल कर लेते हो। आपके ग्रेड सेकंड में प्रश्न आया था, वो आया था बेसल वर्ष का संबंध किससे? बुद्धि लब्धि से। मतलब जैसे मान लो एक 10 साल का बच्चा है और वो 20 साल के प्रश्नों को हल करता है, तो उसका बेसल वर्ष क्या माना जाएगा? 20 वर्ष। यानी जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को आप हल कर लेते हो आपका बेसल वर्ष माना जाता है। और टर्मिनल वर्ष का मतलब क्या होता है? जिस आयु स्तर के प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाते हो। क्या नहीं कर पाते हो? हल नहीं कर पाते हो, वो आपका क्या माना जाएगा? टर्मिनल वर्ष। तो बेसल वर्ष में जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लोगे वो बेसल वर्ष कहलाएगा, और जिस आयु स्तर के प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाओगे वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वर्ष। तो बेसल अधिकतम आयु स्तर को हल कर लेना, और टर्मिनल जिसको आप हल नहीं कर पाते हो, याद रखना। ठीक है ना? ए श्री साइकोलॉजी की तो है ही, जीके वाले नहीं है। ओके। बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर को आप हल कर लेते हो बेसल वर्ष, जिस आयु स्तर को आप हल नहीं कर पाते हो टर्मिनल। जैसे 10 साल का बच्चा वो 15 साल के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है, तो वो टर्मिनल वर्ष क्या हो जाएगा? उसका 15 वर्ष हो जाएगा, जिसको हल नहीं कर पा रहा है। और बेसल वर्ष जिसको हल कर पा रहा है वो बेसल, अधिकतम वाला बेसल है, और जिसको हल नहीं कर पाएगा वो टर्मिनल है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? एक और चीज याद रखना, बुद्धि लब्धि की टेबल याद रखना, क्योंकि आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछेगा तो टेबल पूछेगा। तो एक तरफ तो आईक्यू लेवल होता है और एक तरफ बालक का प्रकार होता है। तो ये टेबल ससरी तौर पे देख लेना। किताब में मैंने बहुत सारे टेबल डाल रखे हैं, 4 से 5। ये सब टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसमें ये देख लेना कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको देखना है। वैसे तो आपको टेबल वगैरह सब याद है, अब तक रेट में इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर भी एक नॉर्मल चर्चा कर रहा हूं मैं आपको एक सामान्य टेबल लिखा रहा हूँ। आप सबको पता है 140, 140 प्लस आईक्यू वाले बच्चे किस में आते हैं? प्रतिभाशाली में आते हैं, जीनियस में आते हैं। ठीक है, और ये जो प्रतिभाशाली होते हैं ना वो जनसंख्या का केवल 2.20% होते हैं, याद रखना। सबसे कम परसेंटेज या तो प्रतिभाशाली का होता है या मंद बुद्धि का होता है। ठीक है, फिर आता है 120 से 139। अब यहां टर्मन अलग आ जाएगा और नॉर्मल टेबल अलग आ जाएगी। ये अति श्रेष्ठ है। ये क्या है? अति श्रेष्ठ है, या इनको परखर बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? परखर, वेरी सुपीरियर। ठीक है, वेरी सुपीरियर जो होते हैं ना वो होते हैं ये अति श्रेष्ठ होते हैं। 120 से 139 याद रखना। ठीक है, 120 से 139 इनका जनसंख्या में परसेंटेज होता है 6.70 के आसपास। ठीक है, ये वेरी सुपीरियर है। जबकि टर्मन ने जो अपनी टेबल दी है उसमें 130 से 139 का है। तो टर्मन यहां डिफरेंट है, याद रखना। आप साथ साथ देखना चाहो तो टर्मन ने 130 से 139 को अति श्रेष्ठ कहा है, जबकि नॉर्मल जो टेबल है उसमें 120 से 139। टर्मन के अकॉर्डिंग पूछे तो 130 से 139, और वैसे नॉर्मल 120 से 139। फिर आता है 110 से 119, ये आता है सिर्फ श्रेष्ठ। ये अति श्रेष्ठ था, और ये क्या आएगा? केवल श्रेष्ठ, यानी सुपीरियर, जिसको सृजनात्मक बुद्धि भी बोलते हैं। इनका लगभग 16.10% होता है, मतलब इनकी अच्छी संख्या होती है। फिर आता है 90 से 109, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत इन्हीं का होता है। इनको अपन बोलते हैं सामान्य, औसत, एवरेज। इनका 50% होता है, एग्जाम में आया हुआ है। सबसे अधिक आईक्यू वाले बच्चे होते हैं एवरेज वाले, और इन पे बहुत प्रश्न आते हैं, याद रखना। फिर आता है 80 से 89, 80 से 89 इनको डल बोला गया है। क्या बोला गया है? डल। ठीक है, यानी कि टर्मन ने इनको मंद बुद्धि कहा है। टर्मन ने क्या कहा है? मंद बुद्धि कहा है। और वैसे सामान्य टेबल में इनको पिछड़े बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछड़े बालक। तो टर्मन ने इनको मंद बुद्धि कहा है, इंग्लिश में इनको डल बोला गया है। 70 से 79 ये होता है क्षीण बुद्धि या सीमांत मंद बुद्धि, सीमांत मंद बुद्धि। ठीक है ना? ये एक प्रकार से क्या बोलेंगे,
दिमाग से निकल रहा है, इंग्लिश का वर्ड था। एशिया क्या है? फीबल, वेरी गुड निशा, वेरी गुड, फीबल। फीबल, ठीक है। सीमांत मंदबुद्धि फीबल होते हैं। फिर होता है 50 से 69, ये होते हैं एक प्रकार से मंद बुद्धि, नॉर्मली इनको बोला जाता है। 70 से कम वाले सब मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है, मोरन। ठीक है। और फिर आते हैं 25 से 49, ये एक प्रकार से हीन बुद्धि है। क्या है? हीन बुद्धि, इम्बेसियल, इनको मूर्ख भी बोल सकते हो। और लास्ट में आखिरी कैटेगरी आ जाएगी 25 से कम या 20 से कम, ये होते हैं जड़ बुद्धि, इडियट। ये एक टेबल है, ठीक है। इसमें आपको स्पेशली जो समझना वो समझना है, ऑलरेडी आपकी किताब में डाल रखा है, चीजें आपने पढ़ रखी हैं, फिर भी एक नॉर्मल वे में आपको समझना है। ये जो मैंने टेबल लिखा है वो सामान्य टेबल लिखा है, याद रखना, ठीक है ना। 140 प्लस बच्चा होता है प्रतिभाशाली, इनका जनसंख्या में परसेंटेज केवल 2.20% होता है। 120 से 139 होते हैं अति श्रेष्ठ, प्रखर, वेरी सुपीरियर, इनका प्रतिशत होता है 6.70%। 110 से 119 होते हैं श्रेष्ठ, सुपीरियर, इनको सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं, 16.10% होता है। 90 से 109 सामान्य बुद्धि, जनसंख्या में सबसे बड़ा परसेंटेज होता है सामान्य, अपन जैसे सामान्य लोग हैं। 80 से 89 होता है डल, टर्मन ने इनको मंद बुद्धि कहा था, वैसे पिछड़े बालक होते हैं। 70 से 79 होता है सीमांत मंद बुद्धि, फीबल बोलते हैं इनको, ठीक है। 50 से 69 मंद, मोरन बोला जाएगा इनको, क्या बोला जाएगा? मोरन। 25 से 49 हीन, इम्बेसियल, क्या बोलेंगे इनको? इम्बेसियल, हीन बुद्धि, इनको मूर्ख भी कहा जा सकता है। और 25 से कम होते हैं वो जड़ होते हैं, इडियट होते हैं, एकदम सप्पम पाठ, कुछ भी जगह के समझ में नहीं आवा, कहीं होना टापर गुरु जी मेरे कुछ भी पल्ला कौन पड़े, कितो ही पढ़ लू तो भी याद कौन रहे, तो बे जड़ में हो, महामूर्ख हो, सप्पम पाठ। अच्छा निशा, आज तो निशा छा रही है, तू एकदम से मान ले। निशा, तुमने आज इतनी बार नाम लिवा दिया अपना, मान ले तू पॉइंट लेगी आज, जितना भी पॉइंट ले जाना बस सगड़ा लेगी आज। जीके टेस्ट से जो 50% ऑफ नहीं बता रहा, अनीता अनीता क्या है ना, ऐसा नहीं है, बात करना आप हेल्पलाइन पे। आईसीटी के न्यू रिकॉर्डेड वीडियो प्रभास सर के हैं क्या? हाँ सुशीला, न्यू वाले ही देखने हैं आपको, जो नई वीडियो डाले हैं ना, नो, वो ही देख लेना आप, इनफ है वो। 90% कोर्स है उसमें, 10% दो वीडियो रहेंगे सर के। कावेरी जी, आपने ऑर्डर कर रखा क्या उन एजुकेशन पे? आ जाएंगे बुक की, ऑर्डर कर रखा है, 3 से 4 बुक हैं, तो उसमें कोई बुक नहीं आती है ना, तो फिर वो साथ भेजते हैं, इस चक्कर में लेट हो जाती है। 13 अक्टूबर से मंगवाइए। अवनी एजुकेशन पे दी थी क्या? विशाल बागोरा, आप अवनी एजुकेशन के जो हेल्पलाइन नंबर है ना, उस पर बात करना, क्या 13 अक्टूबर को भेजी हुई तो आ जानी चाहिए थी किताब। जीनियस विनियस तो नहीं, नॉर्मल हूँ, आप लोगों की तरह ही सोचता हूँ, आपकी तरह ही पढ़ता हूँ, आपकी तरह ही लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये बुद्धि लब्धि की टेबल है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बुद्धि मापन का एक पार्ट अपना आज यहाँ कंप्लीट हुआ है। आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा आपके सर से गुजरना लग जाएगा। कल अपन बुद्धि परीक्षण के प्रकार पढ़ेंगे, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। तो कल मेजरमेंट वाला, जिसमें अपन टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा व्यक्तिगत शाब्दिक है, कौन सा सामूहिक शाब्दिक है, कौन सा व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण है, कौन सा सामूहिक क्रियात्मक है। तो कल टेस्टों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की चर्चा मैं कल करूंगा, ठीक है। आईसीटी बहुत अच्छी पढ़ाई है, हाँ नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई है, आईसीटी बहुत बढ़िया पढ़ाई है। राजस्थान में जो सबसे बेस्ट पढ़ा सकते हैं उन्हीं से करवाइए आईसीटी आपको। हाँ पूजा बोल, क्या करिए बोल, बोल दे, आज तो ही पॉइंट अर्जित कर सके। करंट अफेयर्स के लिए अंशु जी, ओम प्रकाश सर बता देंगे आपको रणनीति क्या रहेगी, आप गाइड्स वगैरह पढ़ते रहें, क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ते रहें। टेस्ट नहीं मिले, जीन की अवस्थाओं वाला वीडियो चेकअप करो, ठीक है समीना बोल, और बता। अच्छा 4 बुक मंगवाई होंगी, उनमें से कोई एक बुक नहीं आई होगी, मैं बोल दूंगा, बाकी आप उस पर कहना कि सर 13 तारीख को दिया हुआ, तो जितनी बुक है उतनी कर दो, एक बुक जो बुक उपलब्ध नहीं है उसका रिटर्न कर दो पेमेंट। और जीके की ऑब्जेक्टिव बुक 10 से 12 तारीख के बीच में आएगी, एक तो फर्स्ट पार्ट तो। फर्स्ट लेवल का इंग्लिश कोर्स बनारसी थोड़ी, आप अवनी एजुकेशन ऐप पे डाल रखा है, बढ़िया कोर्स आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी के टॉपिक नहीं हुआ, अच्छा वो टेस्ट में है, चलो हिमा जी मैं बात करता हूँ जो टेस्ट में है।
बहुत बढ़िया निशा, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। गुड नाइट, मस्ती से पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं हमेशा साथ हूँ, जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी, कमियां रहती हैं थोड़ी बहुत। इतना बड़ा ऐप को जब करते हैं तो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको एक बेटर फैसिलिटीज़ मिले, सुविधाएं मिलें, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी पड़ता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।